टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अर्धनारीश्वर धाम की महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी ने प्रयागराज में लगने वाले आगामी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनाने और वैष्णव किन्नर अखाड़े गठन की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए मंगलवार को उन्होंने जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है जन कल्याण के बारे में और किन्नरों के शिविर के बारे में और अखाड़े को मान्यता देने के लिए। आइए दिखाते हैं आपको। जी बताइए। जी हाँ, बताइए किन मुद्दों पर आज आपने चर्चा की है? प्रयागराज कुंभ को लेकर आपने कुछ बातें, क्या होगा? प्रयागराज कुंभ में सर्वप्रथम हम अर्धनारीश्वर धाम का जो हमने गठन किया है और इस दौरान प्रयागराज 2025 महाकुंभ के अंदर अर्धनारीश्वर जो धाम का गठन हुआ है उसका वो शिविर लगेगा। उस शिविर के अंतर्गत हम प्रचार प्रसार भी करेंगे और साथ ही साथ हम चिकित्सालय का भी वर्णन करते हैं कि हम वहाँ पे जन समाज की सेवा के लिए चिकित्सालय भी होगा उसके अंदर, और उसके अंदर हम प्रचार प्रसार के माध्यम से और सफाई अभियान के माध्यम से पूरे कुंभ में हम चाहते हैं कि सफाई रहे। और अर्धनारीश्वर धाम का जो गठन हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम सब अलग हो चुके हैं, किन्नर समाज बट गया है कुंभ के अंदर। किन्नर समाज एक है, एक होगा और एक रहेगा हमेशा के लिए। बेशक घराना अलग अलग है मगर हम सब एक हैं, हम कभी अलग नहीं हुए हैं। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, जो मूल मंत्र दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, तो हम यही कहेंगे, हम कभी ना बटेंगे और ना हम कभी किसी को कटने देंगे। और ये 2025 के कुंभ के अंदर एकता आप सबको, हम सबको देखने मिलेगा। एक धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा किन्नर समाज में रहा, उसके बाद किस तरह से उसको देख रहे हैं? और कुंभ को लेकर जो आपने अर्धनारीश्वर धाम का स्थापना करने, किस तरह से स्थापना होगी, क्या उसमें विशेष होगा और उसके बाद भी रहेगा? देखिए, अर्धनारीश्वर धाम की विशेषता ये रहेगी कि देश विदेशों से किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इनविटेशन दिया गया है, वो सब आएंगे। इसमें उन्हें हम दीक्षित करेंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे। दीक्षा देना बड़ी बात नहीं है, सबसे पहली बात है शिक्षित, किन्नर समाज को शिक्षित होना सबसे बड़ी बात है। और शिक्षा के साथ साथ हम उन्हें मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर की उपाधि देके सनातन धर्म के साथ जोड़ेंगे। जो घर वापसी करे, जो अपने घर को छोड़ के ईसाई धर्म पालन कर चुके हैं, जो अन्य मुस्लिम धर्म पालन कर चुके हैं, उन्हें वापस घर लौटाने के लिए हम सब संतों को एकजुट होना जरूरी है। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो संदेश दिया है वो सबके लिए है, वो किन्नर समाज के लिए भी है कि बटेंगे तो कटेंगे, हम सबको बटना नहीं है। इस कुंभ के अंदर पूरे विश्व को बताना है कि हम बटे नहीं हैं और हम सब एक है। और शास्त्र में कहा है, इक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, कोई बुरा कोई गलत नहीं है ना, सब एक ही ईश्वर की औलादें हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। और मैं यही कहूँगी, मैं तो अपने आप को कृष्ण की दासी मानती हूँ, कृष्ण को मैं मेरा पति मानती हूँ, हर बार एक ही गुनगुनाती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न। दीपावली पर जहां हर कोई खुशियां मनाते हैं मगर इसके साथ ही लोग पटाखे बजाते हैं, मगर इससे मानसिक रोगियों पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। मगर किस तरह से उनको बचाव करना चाहिए, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का कि दीपावली पे किस तरह से पटाखे बजाने चाहिए और मानसिक रोगियों को उनसे किस तरह से बचाना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको। दीपावली का जो पर्व है वो बहुत ही हर्षोल्लास से भारत में मनाया जाता है और निश्चित रूप से बहुत मानसिक तनाव को कम करता है। ऑफिस में, स्कूलों में जो लोग बच्चे बड़े काम करते हैं और तनाव में रहते हैं, ये दीपावली के पर्व में एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन उनको मिल जाता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि सरकार के गाइडलाइन के विपरीत लोग बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रोड्यूस करने वाले, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से
मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। कई बार तो सामान्य लोग भी सो ना पाने की वजह से घबराहट, बेचैनी, अवसाद जैसी परेशानियों के साथ में हमारी ओपीडी में आते हैं। तो ये देखा गया है कई बार कि जो दीपावली है उसको जो लोग सही तरीके से नहीं मनाते हैं, वो लोग दूसरे लोगों की परेशानियों का सबब बनते हैं और इस खुशी के त्योहार को एक गम के रूप में बना देते हैं। इस रोगियों को बहुत ज़्यादा तेज रोशनी और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ से दिक्कत हो सकती है। अतः कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत तेज आवाज़ वाले और बहुत तेज रोशनी वाले पटाखों से उनको दूर रखें और साथ ही साथ उनके लिए सोने का जो समय है उस समय कोशिश यही करें कि जो पटाखे वगैरह हैं उनकी आवाज़ ना हो। अगर हो सके तो आप जैसे पटाखे वगैरह नहीं बंद करा सकते हैं तो ईयरबड वगैरह लगा कर के उनको ध्वनि से बचाव कर सकते हैं। औद्योगिक थाना क्षेत्र के एसीपी वरुण कुमार ने आज प्रेस वार्ता की है और बीते दिनों जहां एक बच्ची का शव मिला था डैम में और उससे पहले परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो वहीं प्रेस वार्ता करते हुए एसीपी वरुण कुमार ने खुलासा किया है और क्या कुछ बताया है हत्या के पीछे का कारण, आइए दिखाते हैं आप। इसमें थाना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत गांव बेंदो के पास 13 अक्टूबर को एक बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। उस पर तुरंत ही फिर पुलिस ने एक्शन लिया, तो उसी दिन दोपहर में करीब 2 बजे एक बच्ची की डेड बॉडी हमें बेंदो डैम में ही उसके परिवारजनों द्वारा खोजी गई और साथ में पुलिस टीम भी थी जी। बाद में उसका जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें मेडिकल में स्मूदरिंग आया, जिसमें गला दबा के और हाथ रखने से मुंह पे मारने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद हमारी टीमें इसमें गठित करी गई, एसओजी भी साथ में इसमें लगाई गई। उसमें कल 28 तारीख को इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसका मेन कारण था जो बच्ची थी उसके परिवारजनों ने ही यह घटना कारित करी गई है। इसमें उस बच्ची के कुछ किसी के साथ संबंध था, उसी को लेकर इनके घर वालों को आपत्ति भी थी, उसमें बहुत ज़्यादा पहले भी समझाया गया था। इसी बात पर दिन में माँ के साथ उस बच्ची का मनमुटाव हुआ। शाम को जब वो चली गई थी घर से निकल के तो ये लोग ढूंढने गए। इसमें ढूंढने के बाद इसमें 4 जो मेन अभियुक्त हैं, हमारे उसका भाई धोनी, उसका भाई का दोस्त है एक आलोक पटेल, उनके मामा हैं और उनकी माँ है। इन चारों लोगों ने ही वहाँ पे समझाया बुझाया। उस टाइम पे काफ़ी हॉट टॉक हुई, जिसमें वो बच्ची नहीं मान रही थी। इनके द्वारा समझाने के बाद भी वहीं पे आवेश में और आके गुस्से में इसके भाई ने उसको मार दिया और उन 3 लोगों ने उसके हाथ वगैरह पैर पकड़ के उसी डैम से थोड़ी दूर मारा, फिर जाके बॉडी को डैम में बहा दिया। स्मार्ट सिटी द्वारा जहां नाइट मार्केट बनाई गई है जिसमें लोग पहुंचकर भोजन का लुत्फ उठाते हैं, तो बीते दिनों नाइट मार्केट में मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर जब नाइट मार्केट की संचालिका जूही जायसवाल से बात की गई तो उनका कहना था जो तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर उन्होंने शिकायत की और सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, मगर इस तोड़फोड़ के पीछे कुछ अलग ही वजह उन्होंने बताई है। उनका कहना है कि जो अवैध तरीके से नाइट मार्केट जहां धोबी घाट से लेकर बॉयज़ हाई स्कूल महाराणा प्रताप चौराहे तक चल रही है, उस मार्केट को चलाने के लिए ये नाइट मार्केट को बंद कराने की धमकी भी दी गई है। और साथ ही उनका आरोप है ये जो नाइट मार्केट महाराणा प्रताप चौराहे से लेकर धोबी घाट तक चल रही वो अवैध है। इसका टेंडर होने के बाद अभी तक इसका कोई पैसा नहीं जमा हुआ है, फिर भी यहाँ नाइट मार्केट संचालित अवैध तरीके से की जा रही, जिसकी शिकायत मंडलायुक्त से की गई है और अपर मंडलायुक्त ने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं और 10 दिन में जांच होने के बाद आख्या प्रेषित की जाएगी, जिसके बाद सच सामने आ जाएगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने आरोप लगाते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। इसी शहर में एक और अवैध नाइट मार्केट चल रही है जिसका ठेका 4 करोड़ 83 लाख रुपए में हुआ है, जबकि उसकी किस्तें, उसका जीएसटी वगैरह कुछ भी जमा नहीं हुआ है। और ये नाइट मार्केट हम लोग पूरी तरीके से वैध तरीके से चला रहे हैं। बाकायदा स्मार्ट सिटी के साथ हमारा अनुबंध है, हम उसका किराया और जीएसटी भर रहे हैं। तो यूपी 70 EB 6300 नंबर की सफ़ेद रंग की इनोवा क्रिस्टा कार, जो कि पीडी टंडन रोड महाराणा प्रताप चौराहे से धोबी घाट चौराहे तक जो नाइट मार्केट चल रही है, उनके ही कार है और उनके ही लोग यहाँ पर आए थे
और आकर उन्होंने पिस्टल और हॉकी लेकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, महिला को तमंचा सटाया, धमकियां दी और बहुत ही खुले तौर पर ये चिल्लाते हुए गए कि कल से दुकानें नहीं खुलती। बिल्कुल, इसकी FIR दर्ज है सिविल लाइंस थाने में, जो ये तोड़फोड़ मारपीट हुई। इसके अलावा जो अवैध ठेका चल रहा है उसकी भी शिकायत मंडलायुक्त से, स्मार्ट सिटी से, नगर आयुक्त साहब से, अमृत अभिजात जी से जो नगर विकास सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, तो सारे आला अधिकारियों से की गई है और जांच जारी है। अपर आयुक्त जो पुष्पराज सिंह जी हैं, उन्होंने अपर नगर आयुक्त जो कि स्मार्ट सिटी के अपर कार्यकारिणी अधिकारी हैं, उनको 21 अक्टूबर को यह आदेश भी दिया है कि 10 दिनों के अंदर जांच करके कार्यवाही करने के बाद इसकी आख्या प्रस्तुत करें। और दीपावली पर किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या माँ को भेंट करना चाहिए, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सचदेव का, कि किस तरह से दीपावली की पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या है शुभ मुहूर्त, आइए दिखाते हैं आपको। लाना चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या मुहूर्त है दीपावली को, किस तरह। दिवाली के दिन हमें 5 चीज़ें ज़रूर घर में लेके आनी चाहिए। उसमें है साबुत धनिया, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियाँ। इन्हें लाके एक लाल कपड़े में रख के माता रानी के चरणों में रख के उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इसे जब आप गोवर्धन पूजा के दिन उठा के आपका जो लॉकर या जहाँ पे भी आप धन रखते हैं वहाँ पे इसका रख देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दिन पर दिन धन संबंधी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसमें कमी आती है। साथ में झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इस बार दिवाली का जो पूजा का समय है वो इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। दोपहर 3:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक चरलग्न लग रहा है, जिसमें कि व्यापार संबंधी पूजा की जा सकती है। शाम को 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक स्थिर लग्न है, जिसमें हम घर से संबंधी पूजा करेंगे। फिर 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम कंफ्यूज हो। दीपावली पूजा का जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वह चलित जो है 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगा, जो कि व्यापारी गण या आप अपनी दुकान पे कर सकते हैं। घर की पूजा का जो समय आ रहा है वो 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक का आ रहा है। दोबारा व्यापारी गण जो पूजा कर सकते हैं 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद काल रात्रि का समय आ रहा है, उस समय आप घर की पूजा भी कर सकते हैं और शक्ति पूजा भी कर सकते हैं, जो कि 9:30 बजे से लेके मध्य रात्रि कभी भी कर सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।